नमस्कार, वर्ल्ड दिस वीक में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। पिछले 1 हफ्ते में दुनिया भर में जो कुछ घटा है, उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक बार फिर मेजर जनरल अभय कार्की। जनरल साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। जी। जनरल साहब बहुत सारी घटनाएँ हुई पिछले 1 हफ्ते में, लेकिन जो सबसे ताज़ा घटना है वहाँ से शुरू करते हैं और ताज़ा घटना अपडेट ये है कि ट्रंप ने फिर से वही बात बोली है, फिर से धमकी दी है कि फिर से हमला संभव है ईरान के ऊपर, क्योंकि उनको ईरान का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। तो आज के साथ जो टॉपिक्स हैं हम थोड़ा-थोड़ा सबके बारे में चर्चा करते चलें। सबसे पहले यही सवाल कि इसका भविष्य होगा क्या? ट्रंप फिर कभी कहते हैं दोस्ती करें, कभी कहते हैं रुक जाएँगे, कभी कहते हैं कुछ अभी कह रहे हैं कि अब ईरान का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, फिर से हमला हो सकता है ईरान के ऊपर। जी अगर ट्रंप के कहने पे ही हम विश्वास करने लगे तो दुनिया कहीं और की होती। ये अगर देखने की बात ये है कि ईरान के युद्ध में पहले ही ये 2 बहुत बड़ी गलतियां कर चुके हैं और अपने को और यूनाइटेड स्टेट्स को एक ऐसी स्थिति में ले आए हैं कि ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे। पहला तो नेतन्याहू के कहने पर और आजकल कहते हैं कि साथ में पीट हेग्सेथ जो इनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं जो उनके दोनों के बहकावे में आके ये लड़ाई में कूद गए। चलो कूद गए और होते ना होते एक ऐसी स्थिति आ गई जहाँ ईरान मान गया कि सीज फायर करेंगे, क्योंकि वो भी नहीं इनसे हो पा रहा था। जब सीज फायर हो गया और उसने बोल दिया मैं हॉर्मुज खोल रहा हूँ, ये आके उनको ब्लॉकेट कर दिया। अब वो ब्लॉकेट का इनके गले में अटका पड़ा है, क्योंकि ब्लॉकेट करने के बाद चाइना जो है उसका ऑयल जो था वो जा रहा था और उसके ब्लॉकेट में चाइना की तरफ से बहुत प्रेशर है और चाइना ने इनको बोल भी दिया था अगर आप ज्यादा सैंक्शन ब्लॉकेट करोगे तो हम अपने तरीके से उसका रिस्पॉन्स करेंगे। और जिससे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इंटरनल प्रेशर भी बहुत आ रहा है दोनों देशों के ऊपर कि समझौता अगर नहीं होता है तो कॉस्ट सिर्फ ईरान को ही नहीं है, क्योंकि ईरान के एक्सपोर्ट रुक गए हैं। उसके साथ साथ गल्फ कंट्री कुवैत कहते हैं उसने 1 महीने से एक चीज भी प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट नहीं की है। अमेरिका में अभी डीजल के और गैस के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग अभी कहते हैं कि ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो वियतनाम वॉर के टाइम पे जो थी उससे भी नीचे चली गई है प्रेसिडेंट की, इराक वॉर की। तो ये किसी को भाता नहीं है और ट्रंप तो खासकर अपना सर्वाइवल सबसे पहले देखते हैं। तो ये तीसरी गलती अगर करते हैं इराक पे दोबारा इस लड़ाई को शुरू करने की, तो जो आप $1 बिलियन पर डे का खर्चा आ रहा है वो $2 बिलियन पर डे का हो जाएगा। और वहां पे ताइवान पे जो चाइना की नजर है, क्या पता वहां पे वो कुछ एक्शन कर दे और ये यहाँ पे अटके रह जाएंगे। यूक्रेन ने पहले इनको फंसाया है, ईरान ने यहाँ फंसाया है, तीसरा ताइवान में इनको उंगली डालने की हिम्मत फिर नहीं होगी। और जहां तक इस सवाल का जो आप बता रहे हैं कि दोबारा लड़ाई शुरू होगी, एक रिपोर्टर ने यही पूछा था जब वो बता रहे थे कि 14 पॉइंट का प्रपोजल आ गया है, तो आप क्या इसमें अभी लड़ाई की संभावना और है? तो ट्रम्पियनों ने कहा हाँ क्यों नहीं, वो तो हमेशा रहेगी। तो इसमें ज्यादा हमें पढ़ना नहीं चाहिए। वो भी वहां से एक ऑफ रैंप या दुम दबा के निकलने की बहुत घनिष्ठ चेष्टा कर रहे हैं कि कैसे मेरी इज्जत भी रह जाए और कैसे मैं यहाँ से वापस भी निकल आऊं। जी। और कभी-कभी ये भी लगता है जनरल साहब कि आपने फेस सेविंग एक तरीका निकाला कि पाकिस्तान में मिलकर बैठेंगे, खर्चा हमारा भी बहुत हो रहा है। तो लेकिन उसको पूरा इवॉल्व ही नहीं कर पाते, मतलब उसको उस पर काम ही नहीं कर पाते, उसके बाद फिर से लड़ने बैठ जाते हैं। अब फिर से फेस सेविंग कोई डिवाइस खोजेंगे, कोई एक सलीका खोजेंगे। देखिए अभी 11-12 ये 12-13-14 को इनको जाना है चाइना में। अब चाइना को इन्होंने नाराज कर रखा है ये ब्लॉकेट की वजह से, क्योंकि उसका तेल सबसे जी, ज्यादा बिल्कुल। डायरेक्टली पहले आपने वेनेजुएला को उसका तेल खत्म किया जो उसको फ्री में मिल रहा था। अब आपने ईरान का कर दिया जो कि उसको फ्री में या रूबल्स में जो भी मिल रहा था, जो उनकी बहुत लंबी पार्टनरशिप है। और चाइना ने ये बोला भी है कि हमारी और ईरान की बहुत पुरानी एक कंट्री टू कंट्री ट्रेड पैक्ट हुआ है। अब बीच में आके ये ऐसे अड़ंगा लगाना ठीक नहीं है और लगाते तो हम आपको वापिस जवाब देंगे। तो जो फेस सेविंग है, हो सकता है रशिया से और चाइना से
दोनों से बात करके ईरान को कुछ ठंडा करके ट्रंप अपनी फेस सेविंग मांगेंगे, क्योंकि जो उन्होंने बातचीत करने के लिए जो मध्यस्थ के लिए पाकिस्तान को चुना था, वो तो खुद इस ब्लॉकेड के दौरान ईरान को खुश करने के लिए 6 रास्ते उसने खोल दिए ईरान के लिए अपने बॉर्डर पे कि यहाँ से आप ट्रेड कर लो। तो जो ट्रंप का सबसे चहेता फील्ड मार्शल है, उसी ने उसकी जो प्लान है उसके बलून में एक छेद कर दिया और हवा निकाल दी है। तो ऐसे जैसे जैसे वक्त आता जाएगा, ऊपर कैप्टन सी से भी है, तो ईरान अपना रास्ता ढूंढता रहेगा, स्टेमिना उसमें भी है। लेकिन ऐसी बात है, सांस ईरान की भी खत्म हो रही है, सांस अमेरिका को भी दिक्कत हो रही है। तो दोनों को एक ऑफ रैम्प चाहिए। अभी ये 14 पॉइंट में प्रपोजल किया आया है, देखना है, क्योंकि ईरान अपने अभी जो उनके सोचने वाले हैं, जो उनके स्टेट्समैन थे पहले, जिनके साथ बात ओमान में हो रही थी, उन सबको तो आपने मार दिया, उड़ा दिया है, और सोचा कि मैं अरगाची और पेजेश्कान और ये जो अपने गलीबाफ, इनके थ्रू में एक नया ऑर्डर और इनके साथ बातचीत कर लूंगा, क्योंकि मॉडरेट्स हैं। लेकिन जिस हिसाब से आपने सब कुछ खत्म कर लिया, अभी एक्चुअल पावर तो आईआरजीसी के हाथ में है, और आईआरजीसी जो बिल्कुल कट्टरवादी है, वो तो अयोतुल्ला की अपनी फौज थी और उनके अपने इंटरेस्ट हैं। तो अभी ट्रंप जो है बातचीत तो पाकिस्तान के थ्रू कर रहे हैं, ये अराक्ची और पेजेश्कियान से, लेकिन हाँ और ना का जो रिप्लाई है वो उनको लेना पड़ रहा है आईआरजीसी से, और आईआरजीसी है कट्टर। तो अभी ट्रंप को जो है नरम होना पड़ेगा, या फिर कहीं रशिया या चाइना से आईआरजीसी को थोड़ा बहुत नरमाहट दिखाने को बोलना पड़ेगा। अब दुनिया में दूसरी भी दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है कि अब आप शायद कुछ रोशनी डालें इस पर कि यूएई और सऊदी में जो तनातनी है, और यूएई का जो ओपेक से हट जाना है, इसका सर क्या असर पड़, क्या वजह है, दर्शक जानना चाहते हैं बहुत सारे, और इसका क्या असर पड़ेगा दूसरी कंट्रीज पर, इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, ये दोनों के दोनों देश ओपेक के मेंबर भी हैं और जीसीसी के मेंबर भी हैं। जो खाड़ी देश का जो गुट है जीसीसी, उसके भी हैं, और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है ओपेक, उसके भी ये गुट है। अभी ऐसा होता था क्योंकि सऊदी अरेबिया इस ओपेक में सबसे कंट्रोलिंग पावर सऊदी अरेबिया की थी। सऊदी अरेबिया जो है वो यूएसए से बात करके पेट्रोल डॉलर में जो चल रहा है ट्रेड की, आप पेट्रोल से ऑयल सिर्फ डॉलर में बेचेंगे, इस हिसाब से इन लोगों ने क्या करा था कि एक संगठन बनाया था जिससे दुनिया भर के जो ऑयल के प्राइसेस है ये सेट करेंगे। और ऑयल के प्राइसेस कैसे सेट होते हैं, आप प्रोडक्शन ज्यादा कर देंगे तो ऑयल के दाम कम हो जाएंगे, आप प्रोडक्शन रोक दोगे जैसे आज की तारीख में तो दाम बढ़ जाएंगे। तो अपने हिसाब से ये लोग दुनिया के ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज भी करते थे, और अमेरिका की पॉलिसीज के हिसाब से प्राइसेस को ऊपर नीचे भी ये करने के इन पे इल्जाम लगे हुए हैं, कोई दूध के धुले नहीं थे। इसमें जो कोटा था, हर कंट्री को कोटा दे रखा था। यूई को जो कोटा दे रखा था, यूई को लगता था कि मैं 5 मिलियन बैरल पर डे बना सकता हूं, तो मेरे को इनको कोटा जो था वो 3 के आसपास का दे रखा था। तो ये अभी आज की तारीख में दुनिया में जितने भी तेल बनाने वाले देश हैं, इनको एक चीज पता है कि तेल अभी हमेशा चलेगा नहीं, और दूसरा पूरी दुनिया ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज, ईवी, सोलर, न्यूक्लियर, इसकी तरफ इतनी तेजी से प्रगति कर रही है कि ऑयल की डिमांड वैसे ही कम हो जाएगी और ऑयल के दाम कम हो जाएंगे। जो हमारे पास कमोडिटी है ऑयल, उसके दाम दिन पर दिन गिरते जाएंगे। तो यूं चाहता था आज की तारीख में मैं ज्यादा बेचूं ताकि आज के दामों में मेरे को ज्यादा फायदा हो, लेकिन सऊदी जो कंट्रोल करता था उसके कोटा को बढ़ा नहीं रहा था प्रोडक्शन का। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। अभी दूसरा ये है कि यूएई और सऊदी है तो अरब कंट्रीज, लेकिन यमन के अंदर इन दोनों ने जो फौज भेजी थी हूती के अगेंस्ट, उसमें इन दोनों में स्पर्धा ऐसी हो गई कि वो लड़ाई की स्थिति में आ गई है। यूएई जो है वो एक ट्रांजिशन काउंसिल, सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल एसटीसी को सपोर्ट करता है, और सऊदी तो अपने पाकिस्तानी और बाकी फौज को भेजे रखा है। तो इनके बीच में जो लड़ाई शुरू हुई थी, अगर आपको ध्यान आए 2 महीना पहले, तो सऊदी की एयरफोर्स ने यूएई की वहां पे एक शिप अनलोड हो रहा था, उस पर एयर अटैक किया था यमन के अंदर। तो
और उसके बाद से यूएई ने ठीक है बोला, हम उसको आगे नहीं बढ़ाते, हम यूएई से अपनी फौजी जो सपोर्ट जो है वो हटा रहे हैं। लेकिन वो खुशी खुशी नहीं किया था। तो एक ये भी स्पर्धा रही है। तो इन दोनों के बीच में जो चक्कर है। और तीसरा, यूएई के पास सऊदी के बराबर तेल नहीं है, लेकिन यूएई बहुत बुद्धिमानिता से उन्होंने टूरिज्म, कॉमर्स, बैंकिंग, इन सेक्टर को इतनी अच्छी तरह से, अबू धाबी, दुबई, इतनी तरह से बढ़ाया कि उन्होंने अपने को फ्यूचर प्रूफ कर लिया कि तेल नहीं भी जाएगा तो दुनिया हमारे पास आएगी, हम सेंटर हब है। सऊदी अरेबिया ये देख के, क्योंकि आजकल सऊदी अरेबिया की सारी अर्निंग जो है वो ऑयल की है, उसने इतने दूर की सोची नहीं थी। आज वो उसको कंपटीशन देने के चक्कर में इन दोनों के बीच में काफी स्पर्धा थी। तो ये चाहे रहेंगे तो जीसीसी में ही रहेंगे दर पे, लेकिन ओपेक से निकल के यूएई जो है वो अपनी इनकम का जरिया जो है वो अपने हाथ में रखना चाहता है, ना कि वो सऊदी द्वारा कंट्रोल होगा। और ये हमारे देश के लिए काफी फायदेमंद है। जी। यानी कि कुल मिला के देखें तो ओपेक से हटने का जो फैसला हुआ यूएई ने अपने आर्थिक नीतियों को लेकर किया कि वो और बेहतरी कर सके अपने लिए। बगल में हमारे पाकिस्तान है और अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी धुरंधर जिसमें अज्ञात हमलावर अननोन गनमैन की बहुत बात हुई है। तो अभी एक दिन पहले ही हिजबुल कमांडर सज्जाद अहमद को भी किसी ने मार दिया। तो और उसके एक हफ्ते पहले लश्कर का मारा गया था शेख यूसुफ अफरीदी। अभी ये आपको ध्यान होगा कि जैसे ही धुरंधर आई थी उसके बाद पाकिस्तान में कराची में गलियों में पुलिस वाले एक-एक ठेले वाले को, एक-एक खोली वाले को, एक-एक को जगा के पूछ रहे थे कि और चेक कर रहे थे कि कहीं यही तो वो अननोन गनमैन नहीं है। डर इतना था, लेकिन इसके बावजूद ये चीजें रुक नहीं रही हैं जनरल साहब। इस पर कुछ कमेंट करेंगे आप? देखिए, जो अजीत डोभाल साहब का एक पर्सोना है, जो उनका एक व्यक्तित्व और उनका जो एक ऑरा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माना जाता है। और पाकिस्तान में खासकर इस चीज का बहुत चर्चा होती है कि कैसे वो 6-7 साल ऐसे ही इस रोल में वहां पे रह के अपने भेष बदल के वो रह के वहां से वापस आए थे एज एन आईपीएस ऑफिसर। तो ये उनके जहन में है कि हिंदुस्तान के जो रॉ है या जो भी है यहाँ पे ऑपरेट करते थे। एजेंट तो हर एक के ऑपरेट करते ही हैं एक दूसरी कंट्री में, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह, धुरंधर पिक्चर ने एक ऐसा शख्सियत या एक ऐसा आप बोले जैसे हमारे बचपन में कॉमिक होती थी बेताल, बेताल, जो कि हाँ, बेताल, फैंटम, हाँ, फैंटम, द हाँ, घोस्ट हु वॉक्स। तो वॉक्स, वो यस, द घोस्ट हु वॉक्स, चलता तो फिरता प्रेत। वो वो- हाँ, वो कब आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा और कौन है वो, ये एक रास्ता। और ये इस चीज को आपके धुरंधर पिक्चर में जो ये मेन हमारा किरदार है उसने बहुत उछाला है। हाँ, ये सही है कि एक एक करके भारत के जो दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये हिजबुल मुजाहिदीन, एलईटी, इनके लीडरशिप जो है वो बड़ी अच्छी तरह से उनको निपटाया जा रहा है। पर इनको निपटाने से बहुत लोगों को और भी फायदा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अगर आप खुद देखें तो आज की तारीख में हो सकता है टेररिस्ट कंट्री अपना नकाब जो उन्होंने लगा रखा था और जो शह दे रखी थी और उसकी वजह से जो उनको खराब नाम आ रहा था, या आईएमएफ को उनको कंडीशंस मीट करनी है, वो हो सकता है अपने लेवल पे भी इनकन्वीनियंट। अब इनकी यूटिलिटी खत्म हो गई है। अगर कई बड़े बड़े जो पहले के नाम थे उनकी एक्सपायरी डेट हो गई, तो उनको ये लोग हटा के अगर ये भी अभी है। अमेरिका कब तक खुश हुआ जब इन्होंने एक जो अफगानिस्तान में एक ब्लास्ट हुआ था, अमेरिकन डेथ हुई थी, उसका एक जो करता धरता था एक मिलिटेंट लीडर, वो पाकिस्तान ने अमेरिका को पकड़ाया और उसके ओसामा बिन लादेन को छुपाने के पाप सब धुल गए और वो वेरी गुड दोबारा कैटेगरी में आ गया। तो ऐसा है कि पाकिस्तान के भी अंदर से हो सकता है। और दूसरा, एक ये भी ऐसी है। सोसाइटी जहां गन सब जगह है, गरीबी इतनी ज्यादा है, गुर्बत इतनी है, कोई भी आदमी 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया देके पाकिस्तान वहां से टेररिस्ट हमें भेज सकता है, और हो सकता है अफगानिस्तान या बाकी कोई देश जो है पैसे देके वहां भी काम करवा सकता है। अब कौन क्या कर रहा है किसी को पता नहीं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि वहां पे ये अननोन गनमैन जो है ये किसी के इशारे पे ये कर रहे हैं। क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, क्या अफगानी तालिबान है, क्या टीटीपी है,
क्या कोई बाहर की ताकत है, ये कुछ नहीं। पर हाँ, जो धुरंधर पिक्चर ने जो दर्शाया गया है, ये एक बहुत टाइमली एक्शन हुआ है, और उससे जो इंडिया का हवा है वहां पे उनके टेररिस्ट हिजबुल मुजाहिदीन और एटी में, ये खौफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमारे लिए फायदेमंद ही है। वो असल में कुछ इस तरह की घटनाएं बाहर भी हुई दूसरे देशों में, कनाडा जैसे देशों में, तो इसलिए लोगों को ये भी लगा कि हो सकता है कि रॉ इस तरह का काम कर रही हो। लेकिन मैं तो देखिए, कई लोगों से कहता हूं कि अगर रॉ को ही ये काम करना था तो व्हाई डोंट दे टारगेट देयर बिग मिलिट्री ऑफिसर्स। मतलब आपको, मुझे कई बार लगता है, हालांकि ये कहना ठीक नहीं होगा, ये तो किसी को मारने जैसी बात है, लेकिन अगर ऐसा कोई करता है तो बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स को टारगेट करने का मतलब आपको किसी को डराना है अगर कि भाई टेरर मत फैलाओ हमारे यहाँ, तो उसका जवाब तो टेरर ही है। और वो अगर मिलिट्री ऑफिसर्स को किल करने में अगर होगा तो कई बार मेरे मन में आता है ये ख्याल कि शायद इससे कोई बात हो, लेकिन बड़े लेवल पे तो ये बात नहीं होती है। इंटरनेशनल लेवल पर आप बहुत सारी बातें डिप्लोमेटिकली करते हैं। और और दूसरा इसमें पाकिस्तान ये भी है, दूसरा ये भी है कि आप एक लेवल पे एस्केलेशन कैसे होता है, लोअर लेवल पे आप बॉर्डर पे मारो या फिर अंदर जाके उनके टेररिस्ट लीडर को मार दो, लेकिन अगर आप आर्मी पे आ जाओगे तो वो लेवल बढ़ जाता है, फिर टिट फॉर टैट होता है। तो ये अटैक कई होता है। कन्वेंशन या प्रोटोकॉल है कि मैं हाँ। आपके तोप के भंडार उड़ा दूंगा, लेकिन मैं आपके न्यूक्लियर भंडार जो आपने बता रखे हैं डिक्लेयर, हाँ। उनको नहीं मारूंगा। अगर आपने डिक्लेयर नहीं कर रखे तो मेरे को क्या पता आपके भंडार कहाँ है। वैसे आपने अगर बिल्कुल। डिक्लेयर नहीं कर रखे आदमी टेररिस्ट है, तो मेरे को पता ये टेररिस्ट है। तो ये काम जो है वो पर्दे के पीछे बहुत होते हैं, लेकिन एक दोनों तरफ से एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, एक एस्केलेशन मैट्रिक्स को कंट्रोल में रखा जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। सही कह रहे हैं आप। और वैसे भी पाकिस्तान में अंदरूनी हालात भी इस तरह खराब हैं। आप देखिए, उनका बहुत जिगरी दोस्त है चीन, और चीन ने ग्वादर में आके, उनकी एक कंपनी जो है अभी काम कर रही थी, अचानक उसने कंपनी ने छोड़ दिया कि मतलब हालात ऐसे हैं, कानूनी व्यवस्था इस तरह की है, तो परेशान होके उन्होंने ही छोड़ दिया। अब उस छोड़ने की वजह से क्या होता है, लोकल जितने लोग होते हैं वो तो उनके एम्प्लॉइज होते हैं, तो वो सब के सब बेरोजगार। और छोड़ दिया, इससे इमेज और खराब होती है। इसको किस तरह से देखते हैं सर? इस इलाके में, ग्वादर इलाके में, अगर एक चीनी कंपनी कुछ चला रही है, कंपनी कोई, और चली गई वापस, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो सीपेक है, सीपेक के अंतर्गत करीब $60 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया था चाइनीज बैंक्स ने पाकिस्तान के अंदर, और पूरी रोड बनाई है वो करे। और ग्वादर तो उसके आखिर में, सबसे एंड में बोलिए आप, जैसे पतंग तार के एंड में एक पतंग होती है, वैसे ये ग्वादर पोर्ट था उनका, जो कि चाइना को एक पोर्ट दे रहा था अरेबियन सी में, एक्सेस ट्रेड के लिए भी। और वहां पे ऐसा बना रखा था कि बाद में उनके युद्धपोत आके वो उनका एक बेस भी बन सकता था, बिल्कुल ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुंह पे। अगर देखें तो ये है ईरान के बॉर्डर पे। तो ये बहुत सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए, ट्रेड के लिए भी था और नेवल डोमिनेंस के लिए भी एक इलाका था। अगर वहां से वो अपनी एक कंपनी के लोगों को निकाल कर ले जा रहे हैं, तो ये बहुत सोचने के बाद और काफी चोट खाने के बाद ये डिसीजन लिया होगा कि जो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका मेरे को रिटर्न तो नहीं मिल रहा है, लेकिन डॉलर और युआन के खर्चे के अलावा मेरी ह्यूमन लाइफ का खर्चा भी बहुत है। और चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी काफी साल तक चला था। उनको ह्यूमन लाइफ, अगर एक आदमी चला जाता है बेवजह से, वो काफी कष्ट होता है उस फैमिली को, और गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो इन्होंने ये डिसीजन लिया है, हो सकता है टेम्पररी हो, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने टारगेटिंग की है पाकिस्तानी फोर्सेस की भी और चाइनीज लोगों की भी, इससे, और क्योंकि ग्वादर में कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, तो उस कंपनी ने अपना लॉसेस कम करने के लिए, बहुत ह्यूमन भी और इकोनॉमिक कॉस्ट कम करने के लिए, मेरे ख्याल से फिलहाल निकाला है। क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह अभी भी जो है वो चाइना उस इलाके पे कब्जा नहीं छोड़ रहा है, पर अपने लोगों को कम कर रहा है, ये करंट हालात को देखते हुए। तो सीपेक पे तो इसका थोड़ा बहुत असर होगा ही, मेजर जनरल साहब। जी, सीपेक तो
सीपेक जो है वो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। जैसे पाकिस्तान के थ्रू इन्होंने कॉरिडोर बनाया, सीपेक बोलते हैं, वैसे ही म्यांमार के थ्रू सीमेक बनाया है। इनका हर जगह जहां जहां भी इन्होंने बनाया है, बीच में उसके जो है वो कोई ना कोई रोड़ा लगा हुआ है। और सीपेक का जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे, उनमें से आधी जगह जो माइंस वगैरह थी वो पाकिस्तान ने जाके अमेरिका को भी ऑफर कर दिए। कुछ दिनों पहले ये तो बात चल रही थी कि अमेरिका को भी आप ऑफर करो, इनको कुछ। पाकिस्तान ने तो जहां से पैसा मिला, जिसको खुश करना, उस दिन के लिए वो जीता है। कल इसका जब मेरे को पे बैक का समय आएगा, मैं क्या करूंगा वो नहीं समझता। सऊदी के साथ डील कर ली एकदम, जैसे ही हमारा ये सिंदूर खत्म हुआ, डर के वो भागा और सऊदी के साथ डील कर दी। अगर हम पे अटैक आएगा तो वो सऊदी पे भी अटैक माना जाएगा। उसको ये समझ में नहीं आया था उस दिन की ईरान अगर सऊदी पे अटैक करेगा तो मेरे को वहां जाना पड़ेगा। आज की तारीख में वो फंसा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल वो फंस गया, दूर से नहीं समझता। बिल्कुल फंस गया। आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की तो उससे मुझे राफेल की याद हुआ। राफेल की एक डील हुई थी, 144 हवाई जहाजों की, फाइटर जेट्स की बात हो रही थी, डील हो रही थी। उसमें उन्होंने कहा कि भाई आईसीडी और अपना सोर्स कोड हम देंगे नहीं। तो अब ये बात ऐसे समझ में आ रही है कि ये टूट सकती है ये डील। तो क्या जनरल साहब, शुरुआत में जब हम बात करते हैं किसी दूसरे देश से इतनी बड़ी डील हो रही है, तो हम शुरुआत में ये बात नहीं करते कि हमें सोर्स कोड चाहिए या आईसीडी चाहिए? देखिए, लॉजिकली तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये हमें शुरू से समझना चाहिए था। पर नेगोशिएशंस भी एक चीज होती है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट की हमें सुटेबिलिटी कितनी है और एक एयरक्राफ्ट की रिलायबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से कंपटीशन में आप दुनिया में कितने लोग आपको ऑफर कर रहे हैं और किस कॉस्ट पे, और आपको उसको एब्जॉर्ब करने की क्या थी। तो राफेल इस समय जो था, हमारे पास पहले से आ ही गए थे। नेवी ने भी राफेल अपने क्लियर कर रहे हैं। हमारे पास उसकी मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, सिमुलेटर, सब कुछ हमारे पास उसका बना बनाया है। तो एडिशनल कॉस्ट बहुत कम पड़ती है अगर हम इसी एग्जिस्टिंग फ्लीट को बनाते, बनिस्बत ये कि अगर हम यूएसए से F-22 या F-35 लेते तो जीरो से शुरू करना था। ट्रेनिंग, टेक्नीशियन की ट्रेनिंग, सिमुलेटर, मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ दोबारा होता। तो इन सब चीजों को देखते हुए शायद ये उम्मीद थी कि सोर्स कोड की कुछ बात शुरू में उन्होंने बोला होगा हम कुछ शेयर कर लेंगे, लेकिन आते आते जब डील हाथ में आने लगा तो हो सकता है फ्रांस को भी थोड़ा लालच आया हो कि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और ये बिल्कुल हमारे रफाल के अलावा कुछ नहीं लेंगे, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं देंगे। तब हमारा जो पैरेलल में Su-57 है उसका आया था। अब दोनों हवाई जहाजों के बीच में थोड़ा फर्क है। वैसे तो Su-50 रफाल 4.5 जनरेशन ही है, जबकि Su-57 जो है वो ऑलरेडी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। पर अगर आप देखें दोनों का उपयोग थोड़ा सा अलग अलग है। स्टेल्थ फाइटर होता है कि दुश्मन की रडार को से बचते हुए वो अंदर अटैक कर सकता है, जबकि ये जो एक हेवी एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल है। रफाल मल्टी रोल है और उसमें वो सिंदूर में उसने बहुत अपने को साबित किया है। Su-57 का भी इतना जो है बैटल टेस्टिंग हो चुकी है, पर वो रेपुटेशन नहीं है जो रफाल की है। और दूसरा, हम थोड़ा अपनी इन्वेंट्री को वेस्टर्न इक्विपमेंट और रशियन इक्विपमेंट में हमेशा बैलेंस करना चाहते हैं, तो हम चाहते थे इस बार शायद रफाल पे ही चले जाए। लेकिन अगर वो सोर्स कोर्स और इंटरफेस कोड नहीं दे रहा है तो हो सकता है, क्योंकि हम आगे हमारे जो हिंदू अस्त्र बन रहा है, रुद्रम बन रहा है, ब्रह्मोस का जो एनजी बन रहा है, अगर ये सोर्स कोर्स नहीं देते तो हर बार हमें इनके पास जाके बहुत महंगा बिल्कुल, पड़ेगा। तो उससे हथियार अच्छा, देना पड़ेगा। हाँ। और जी। हम तब तक अपंग हैं जब तक हमारे पास अपना एमका नहीं आ जाता। जो एमका हम बना रहे हैं, जो हमारा 5th जनरेशन नहीं आ जाता। सर और तेज, जी सर इसका मतलब ये हुआ कि बंदूक दे दी, गोली दी नहीं, और कहते हैं गोली भी खरीदो। हाँ, और गोली हर बार हम ही देंगे आपको। बिल्कुल। तो ये तो इस चक्कर में अभी हमें बड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा। और हो सकता है क्योंकि Su-57 सोर्स कोड के साथ आ रहा है, और हमारी क्या अर्जेंसी है, हमारी जो 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी 31 पे पहुंच गई है। और ये मिराज 2000, जैगवर्स और ये जितने भी MiG-29, ये सब अगले 5-10 साल में फेज आउट होंगे, तो उनका रिप्लेसमेंट हमें चाहिए।
चाहिए, तो हो चाहिए। सकता है हम थोड़े रफाल ले लें और थोड़ा हम अपने सुखोई मार्क, ये जो सुखोई 30 है, इसी को अपग्रेड करके कुछ और नए रख लें, और साथ ही साथ हम 2-3 स्क्वाड्रन Su-57 के लें, ताकि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ एकदम ना गिर जाए, क्योंकि एमका को आने में भी अभी 8-10 साल तो लगेंगे ही, जो कि हमारा राइट, मेन फाइटर होगा। और वही मार्क 2 का भी है, तेजस मार्क 2। देखिए तेजस मार्क 2 जो है वो 2029 तक इंडक्शन होगा, और 2035 तक आपका एम का आएगा। तो ये आज से 9 साल दूर की हम बातें कर रहे हैं। तब तक उस 9 साल के गैप के लिए हमें रेडी टू फ्लाई कंडीशन में कोई ना कोई हवाई जहाज तो रिप्लेसमेंट चाहिए। जी। और जनरल साहब, दूसरी तरफ हम हमारे 2 दुश्मन हैं। मुझे याद आता है जॉर्ज फर्नांडिस साहब जब डिफेंस मिनिस्टर थे, वो कहते थे पाकिस्तान नहीं है, असल दुश्मन हमारा चाइना है। वही बात आज होती है। अब चाइना क्या है, पाकिस्तान को दे रहा है F-35AE हवाई जहाज। मैं आपसे चाहता हूँ दर्शकों को थोड़ा बताएं कि ऐसे में जब हम राफेल और Su-57 के बीच में क्या लें, संघर्ष कर रहे हैं, और चाइना पाकिस्तान को दे रहा है F-35AE, तो क्या है ये हवाई जहाज और कैसे उनको बेहतर करेगा, हमारे लिए चिंता पैदा करेगा? जी। तो अगर आज की तारीख में कोई डील होता भी है, तो उसके आते आते आपको 5 साल 6 साल लग ही जाते हैं, जब तक कि वो आके ऑपरेशनलाइज हो जाए। और पाकिस्तान एक चाइना के लिए लूजिंग बेट है, मतलब वो बेट हारने वाला, जो भी पैसा लगा रहा है डूब रहा है। तो इतना प्रायोरिटी नहीं है जैसे इसराइल अमेरिका के लिए है, फ्रंटलाइन स्टेट है, वो करेगा। तो पाकिस्तान को वो आराम से देगा। और अभी तो बात चल रही है, किसने बोला कि वो आज ही आ रही है? ठीक है, आ भी हाँ, गए एक दो स्क्वाड आ भी गए। ये चिंता का विषय एक किस्म से तो होगा, क्योंकि वो स्टेल्थ फाइटर है, वो स्टेल्थ कैटेगरी के हैं, वो अंदर तक हमारे आके अटैक करेंगे, तो हमें उनके बरखिलाफ सोचना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो चाइना भी हमारा दुश्मन है, उसके पास अगर आ जाते हैं तब भी हमको सोचना है, पाकिस्तान के पास आ जाते हैं तब भी हमको सोचना है। तो ठीक वो है। आने के बाद कि दाएं से आए या बाएं से आए, नॉर्थ से आए चाहे वो हमारे वेस्ट से आए, हमारे लिए वो चिंता का विषय है। अगर पाकिस्तान के पास आ जाता है कोई, वो ऐसे मल्टीप्लाई करके हमारी थ्रेट नहीं हो रही, क्योंकि वहां से नहीं आएगा तो चाइना से आ जाएगा। पर हाँ, चाइना जैसे उसने अपनी PL-15 मिसाइल और J-10 को एक्सपेरिमेंट किया था सिंदूर के उसमें, वो ये पक्का सोचेगा अगर मैं इनको एक स्क्वाड्रन आधा स्क्वाड्रन दे देता हूं, तो अगली लड़ाई में इंडिया के साथ जब इनका कुछ एयर मुठभेड़ होता है, तो मैं इसका फील्ड ट्रायल कर लूंगा। क्योंकि आजकल की लड़ाइयां हर उसके लिए फील्ड ट्रायल होती है। जैसे कि राफेल जो है, उसकी स्टॉक वैल्यू और उसकी डिमांड सिंदूर के बाद बहुत बढ़ गई है, और चाइनीज इक्विपमेंट, एयर डिफेंस इक्विपमेंट, मिसाइल की बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो अपने वायदे पे खरे नहीं उतर पाए। तो जी, J-35 दे दो, देना है दे दो आप, इधर से आए उधर से आए, हम दोनों तरफ से हमें सक्षम रहना है। और वैसे भी अब लड़ाई मेरे ख्याल से मिसाइल्स की ज्यादा हो रही है, एयर सुपीरियोरिटी का जो है अभी थोड़ा बहुत ठीक है। सोचना पड़ेगा। अब जनरल साहब, इसका मतलब पाकिस्तान तो ऐसा बन गया है चाइना के लिए कि भाई उसे कोई चीज बनाई है उसने, अगर ट्रायल करना हो तो चलो पाकिस्तान को दे के देख लेते हैं एक बार, चलो वो कर लेता है और जैसा भी होगा हमें नुकसान नहीं है। एक आखिरी सवाल इस शो का है, हमने पूरी दुनिया भर की बात की। एक आखिरी सवाल है कि ऐसा कह रहे हैं कि 9 मई को यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा। क्या है ये मामला जनरल साहब? क्योंकि हम ट्रंप को भी जानते हैं, हम पुतिन को भी जानते हैं, कब से हो रही है ये बात, दोनों कितनी बार मिले, लेकिन अब कहते हैं 9 मई को हो जाएगा। देखिए, ये जो यूक्रेन लड़ाई थी, ये शुरू हुई थी रशिया को इकोनॉमिकली लड़ाई में उलझा के खत्म करने की। और आज की तारीख में ऐसी हालत है कि यूक्रेन वॉर तो चल ही रही है। रशिया का ऑयल सैंक्शन होने के बाद सैंक्शन हट के और भी बिक रहा है। रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री जो है, चाइना की मदद से और बाकियों से, वो और भी उभर के मॉडर्न और ताकतवर हो रही है। और अभी आज ईरान वॉर होने के बाद जो तुरुप के पत्ते हैं इस लड़ाई को खत्म करने के लिए, वो चाइना और पुतिन के हाथ में है। चाइना से अमेरिका का हमेशा ये आंकड़ा मिलता नहीं है, लेकिन पुतिन और ट्रम्प की कहते हैं पर्सनल जो रेपो है वो काफी ढंग की है।
तो अभी आप देखिए पिछले हफ्ते इन्होंने कुछ 1-1.5 घंटा फिर बात की है पुतिन और ट्रंप ने, तो उसमें ईरान और साथ में यूक्रेन दोनों डिस्कस होता है। अब अमेरिका का अगर आप देखें, 2 वॉर को सपोर्ट करते हुए पहले हम जब यूक्रेन होता था तब भी बोलते थे कि अमेरिका के मिसाइल्स, एम्यूनिशन, 155 मिलीमीटर आर्टिलरी का एम्यूनिशन और इंटरसेप्टर्स वगैरह जो है वो प्रोडक्शन रेट से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो नेटो और यूएसए के लिए एक खतरे की घंटी थी। अगर वो खतरे की घंटी थी तो ईरान में जो ये भी खर्चा हो गया तो पूरा खतरे का घंटा बज गया बार बार। तो इस हिसाब से अभी अमेरिका को भी कहीं ना कहीं से दोनों आगों को ठंडा करना है, क्योंकि उधर चाइना ताइवान की तरफ अपनी मसल्स दिखा रहा है। उसको पता है ये अमेरिका शायद नहीं आ पाए, अभी जितना खर्चा कर दिया असला बारूद वो नहीं कर पाए, तो दोनों में से एक लड़ाई तो कम से कम खत्म हो। तो ट्रंप भी अभी जो है वो जेलेंस्की के ऊपर प्रिवेल कर सकता है। और यूक्रेन की क्या हालत है, दिन पर दिन ईस्ट से जो है ऑफेंसिव रशिया का बढ़ता जा रहा है, और 20% जो था, 20% कब्जे में रशिया के था यूक्रेन का हिस्सा, तो 20% है। क्या आज यूक्रेन कोई ऑफेंसिव करके वापस ले सकता है? नहीं। तो अभी जैसे पहले भी बोला था, चलो नेगोशिएशन बाद में कर लो पर सीज फायर तो आज शुरू कर लो, जैसे ईरान में है, सीज फायर तो कर लो, नेगोशिएशन बाद में करना है, क्योंकि जो लॉसेस यूक्रेन को बढ़ रहे हैं ह्यूमन लाइफ में, इकोनॉमी में, उसको भी तो बहुत साल लगेंगे रिकवर होने में। और क्या मिल रहा है अंत में? उसको कुछ नहीं मिल रहा है, जो रशिया ने पकड़ लिया वो पकड़ लिया। तो ये 9 मई वाली बात जो है ये उड़ती भी आई तो है, देखिए क्या होता है। अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही और अच्छा उसके है। बाद अगर ईरान का भी हो जाता है कुछ एक समझौता, तो ट्रंप को चीन जाने से पहले, जो ये 12 मई को चीन जा रहे हैं, उसको एक बार्गेनिंग चिप रहेगा। अगर वो 2 लड़ाइयों में उलझा हुआ चीन से मिलने जाएगा जीपिंग से, तो वो क्या उसकी बार्गेनिंग पावर होगी, और क्या वो ताइवान के बारे में धमकी दे पाएगा? बहुत कमजोर स्थिति में वो चीन से मिलने जाएगा। तो ये 9 तारीख जो है, आप उसको 11-12 तारीख चीन की विजिट से अगर आप थोड़ा सा सोचें, हो सकता है वो अपनी पोजीशन ठीक करने के लिए, कि अभी तो एक ही लड़ाई है, वो भी सीज फायर है, ईरान को मैं बाद में देख लूंगा, अभी तुम ताइवान की तरफ ज्यादा हिलना मत करो, और बाकी जो ट्रेड की बात है ये वो देख लेंगे। तो ये इसको नजरिए से देखते हुए शायद ये एक सिक्का उछाला है ट्रंप ने, और पुतिन तो खुशी रहेगा, दुनिया को कोई फर्क पड़ता नहीं है। यूरोप खुद इस लड़ाई को फंड करते करते बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, और यूक्रेन अपनी जमीन वापस ले सकता नहीं रशिया से। एक सीज फायर कर लो, बाद में बातचीत कर लेंगे, बहुत चाइना बहुत जाने से पहले ट्रंप जोड़ा अपनी हैसियत ठीक कर रहे हैं। तो मेजर जनरल साहब, आपने जो है हर हफ्ते हम कुछ गुत्थियां लेकर आते हैं और अपने दर्शकों को आपके जरिए बताते हैं, और आपकी खूबी यही है और उसकी वजह से हमारा शो इतना मकबूल हो रहा है कि दर्शक सवाल भेजते हैं हमें, और उन्हीं सवालों में से लेके हम 8 गुत्थियां इस बार लाए थे। आपने एक एक करके उनको सुलझाया और लोगों को बताया कि ये जो तस्वीर है इसके पीछे की असली तस्वीर क्या है, और यही हमारे शो की खासियत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आप हमारे शो में आए और आपने एक बार फिर से हम सबका दिल जीत लिया। आपके शो से, आपसे बात करते करते मुझे बहुत सारी चीजें मालूम चलती हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी इस बातचीत से बहुत फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।